तो आज की हम होम स्कूलिंग की क्लास लगी है। मार्कर रेड है अपने पास, ब्लैक नहीं आया था। रेड आया था। इसके साथ रेड वाला आया था मार्कर है, रेड ही आया था। नहीं, इसके साथ ब्लैक आया था। इसके साथ तो ब्लैक आया था। ब्लैक आया था। होम स्कूलिंग क्लास, ठीक है। टॉपिक आज हम ना एक तो रिवीजन करेंगे कुछ चीज़ों का, क्योंकि अभी हमारी रेगुलर क्लास हो नहीं पा रही है, तो हम एक तो कुछ चीज़ों का रिवीजन करेंगे। उससे पहले हम लोग जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उसकी वजह से कई लोगों को ये लगता है कि तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम लोग मतलब पहल तो जा रही है, सोना नहीं जा रही, तो लगता है कि भी उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम लोगों की आगे जाके तुम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, तुम लोग डॉक्टर नहीं बन पाओगे, साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। तो लोगों को ऐसा लगता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? पर वो कह तो वो तो हर बच्चे को चाहिए होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की होती है। पर मेन बात ये है कि कल को तुम्हें वो कह तो सही रहे ना कि डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, तो कैसे बनेंगे तुम्हारे बच्चे? कुछ लोगों का सवाल ये है, वो होम स्कूलिंग क्लास को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारे नॉलेज को वो तवज्जो नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं नॉलेज के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से, डिग्री A4 साइज का कागज, वो चाहिए उनको, तो वो उसको तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला पढ़ा था, अभी बोलना मत, ESBI। सोना तू बता इसका पूरे का फुल फॉर्म क्या है? E का एम्प्लॉय, S का सेल्फ एम्प्लॉय, B का बिजनेसमैन, I का इन्वेस्टर। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। क्या बनना चाहिए? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। क्या नहीं बनना चाहिए? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना चाहिए। तो पहले तो ये बता, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में क्या फ़र्क होता है? एम्प्लॉय होता है वो जो किसी के लिए काम करता है, और सेल्फ एम्प्लॉय होता है जो अपने लिए ही पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करके वो अपने लिए काम करता है। हाँ, मतलब एम्प्लॉय मतलब नौकर। आज नौकरी को लोग चाहे जॉब बोले, कुछ भी बोले, पर वो नौकर होता है। तो एम्प्लॉय मतलब नौकर, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद का नौकर। मतलब कोई एक एग्जांपल दे के बता सेल्फ एम्प्लॉय का। जैसे कि कोई ग्रोसरी शॉप चलाता है। हाँ, कोई अपनी जनरल स्टोर की दुकान चलाता है, रोज सुबह खुलता है, रोज शाम को बंद करता है, और उसको रोज एक फिक्स टाइम में खोलना ही पड़ेगा, बंद करना ही पड़ेगा। मालिक होते हुए भी वो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो नौकर है। उसको एम्प्लॉय हो गया जो उसके पास नौकरी करता है या जो कहीं पे भी नौकरी करता है। ये तो प्योर है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आती है सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के बीच में। अब सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के बीच में फर्क बता। सेल्फ एम्प्लॉय यही होता है कि आप अपने टाइम डिसाइड करते हो, इतने बजे जाते हो, इतने बजे आते हो, जो खुद का नौकर हो गया। बिजनेस में ये होता है कि आप एक बिजनेस बना लेते हो, फिर आपका जब मन करे आप जाते हो, नहीं जाते हो फिर नहीं जाते। हाँ, और बिजनेस की कई सारी ब्रांचें होती हैं। सेल्फ एम्प्लॉय जो लोग होते हैं वो अपनी ब्रांचें नहीं खोल पाते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने कोई ब्रांच खोली तो वहाँ पे वो ढंग से चलेगी नहीं, नौकर चोरी कर जाएंगे, इसलिए वो अपने गल्ले पे खुद बैठते हैं। जैसे कि कोई मान लो टैक्सी ड्राइवर है, उसने टैक्सी चलाई है, तो वो जिंदगी भर टैक्सी चलाएगा, किराए की चलाते चलाते अपनी खरीद लेगा, पर वो कभी भी एक टैक्सी खरीद के किसी दूसरे को किराए पे नहीं देगा। क्यों नहीं देगा चलाने को? कि यार ये तो खराब कर देगा, ठीक कराने के नाम पे पैसा खा जाएगा, पार्ट्स निकाल के बेच देगा। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं कि उनकी हलवाई की दुकान है, बहुत चलती है, पर वो दूसरी दुकान नहीं खोलते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, दूसरी दुकान खोलेंगे तो चलाएगा कौन, अगर हमने नौकरों के भरोसे छोड़ दी। मतलब सेल्फ एम्प्लॉय ये कहता है कि अगर मैंने एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ दी और मैं इसको नज़र नहीं रखूंगा तो ये घाटे में ले आएंगे, चोरियां करेंगे, ठीक है। इसलिए ये हमेशा एक जगह ही बंधा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इसकी ब्रांचेस नहीं होती है। बिजनेसमैन वो होता है जो अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करता है और अलग अलग जगह खोलता है। मान लो किसी ने अपनी चार हलवाई की दुकान खोल ली, तो 4 जगह तो नहीं बैठ सकता है ना, तो वो 4 जगह नहीं बैठ सकता, तो ऐसे वो अलग अलग जगह पे और स्टाफ रखता है और सबका सुपरविजन करता है। या जरूरी नहीं है कि अपना ही बिजनेस करे, अपने नेचर ऑफ वर्क के अलावा भी वो कोई दूसरा बिजनेस कर सकता है, वो होता है बिजनेसमैन। और इन सबका बाप होता है इन्वेस्टर। अब मुझे एक सवाल जवाब, इन्वेस्टर वो होता है जो हर एक काबिल आदमी के बिजनेस में निवेश करता है। इन चारों में से किस चीज के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है?
एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय? सिर्फ एम्प्लॉय के लिए। सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉय तो अपनी दुकान खोल रहे हो, आपको पैसा चाहिए, चाहे वो आप लोन लो, चाहे वो बाप दादा से लो, चाहे वो उधार पकड़ो, चाहे वो कमेटियाँ उठाओ, कुछ भी करो, सिर्फ नौकर बनने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसके लिए लोग ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक डॉक्टर अगर डॉक्टर बन के हॉस्पिटल में डॉक्टरी कर रहा है तो वो एम्प्लॉय है। वही डॉक्टर अपना हॉस्पिटल या अपना क्लिनिक खोल लेता है तो वो, और रोज सुबह अपने ही क्लिनिक में जाता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। और वही डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोलता है और खुद नहीं जाता है, पर वहां पे और डॉक्टरों को रखता है इलाज करने के लिए, सिर्फ सुपरविजन रखता है एक या एक से ज्यादा हॉस्पिटल में, तो वो बिजनेसमैन है। डॉक्टर तो है ही है, पर सब साथ में बिजनेसमैन भी है। और वही डॉक्टर और दूसरों के हॉस्पिटल्स में भी शेयर होल्डर बन जाए, इन्वेस्टमेंट कर दे, या और किसी नेचर वर्क में पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो वो इन्वेस्टर बन गया। ठीक है, अब एक बात तो समझ में आ गई, नौकर बनने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो बार बार वो कहते हैं कि इंजीनियर और डॉक्टर। आज इंजीनियर की ये हालत है कि वहां पे पेड़ के नीचे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अगर तू उसको उठाएगी तो उसके नीचे तुम्हें 1-2 मेंढक मिलेंगे, पर कम से कम 4 इंजीनियर मिल जाएंगे। मतलब इतने इंजीनियर हो गए हैं कि ईंट भी उठाओगे तो उसके नीचे 4 इंजीनियर पड़े होंगे। पहले यही चीज आज से 20 साल पहले टाइप राइटिंग के लिए होती थी। तुमने शायद टाइप राइटर देखा भी नहीं होगा। एक टाइप राइटर होता है कीबोर्ड की तरह, टक 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 टक। उस समय क्या होता था, यही इसी टाइप के लोग या इनके माँ बापों का डर होता था कि बेटी को टाइप राइटिंग सिखाओ, बच्चों को टाइप राइटर आना चाहिए। टाइप राइटिंग के कोर्स चलते थे, लोग टाइप राइटिंग सीखने जाते थे। बेटियों को इसलिए सिखाते थे कि कल को उनके साथ कोई दिक्कत आ जाए तो वो टाइप राइटिंग सीखी होगी तो नौकरी कर लेंगे। फिर यही दौर कंप्यूटर के लिए आया। टाइप राइटर से पहले ये दौर सिलाई कढ़ाई स्वेटर बुनना इसके लिए चलता था। फिर कंप्यूटर के लिए आया, अब वो इंजीनियर के लिए आया, अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आया। ये चलता रहेगा। डर की शेप बदल रही है पर डर वही है। ठीक है, वो लोग ये डाइजेस्ट करने के लिए जरूर मानने को तैयार ही नहीं है। लाखों स्कूल है इंडिया के अंदर, उनमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं, पर डॉक्टर कितने बनते हैं, इंजीनियर कितने बनते हैं, इनको ये सोचना ही नहीं चाहते। अरे जो डॉक्टर बन सकता है उसको बनाओ ना। मुझे मालूम है कि तुम्हारे को जानवर को चोट लगी हुई देख करके तुम्हारा दिल पसीज जाता है, खून देख करके तुम इतना वो हो जाते हो, तुम डॉक्टर वाली फील्ड में जा ही नहीं सकते। ठीक, दूसरा, अगर मान लो तुम जाना चाहते हो तो हमारा फैमिली का माहौल ऐसा नहीं है ना, मैं इतना वेल एजुकेटेड हूँ ना, मेरे पास 50 लाख की तुम्हारे लिए सीट खरीदने की के लिए मेरे पास 50 लाख रुपया होगा, है ना, और ना हम लोग फैमिली डॉक्टर फैमिली से बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसा माहौल भी नहीं तुम्हें मिलने वाला। तुम चाहोगे भी ना तो तुम डॉक्टर बन नहीं पाओगे, अगर बन भी गए तो बहुत खराब डॉक्टर बनोगे। ठीक है, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन होता है, पर एक्सेप्शन को एग्जाम्पल नहीं माना जाता। मुझे मालूम है ना तुम में क्या खूबी है। अब ये लोग जो तेरे लिए चिंता कर रहे हैं ना, उन्होंने तेरे ब्लॉग नहीं पढ़े हैं। जो तू ब्लॉग लिखती है, जो मेरे ब्लॉग पे जा करके, उन्हें मालूम नहीं है कि ये बच्ची क्या ब्लॉग लिखती है। उन्होंने तेरे यूट्यूब वीडियो नहीं देखे, उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है पहल के बारे में कि ये कितनी क्रिएटिव है। पहल ने, याद है हमने अभी राइट ब्रदर्स वाली क्लास ली थी, उसमें पहल ने एक जो सवाल पूछा, वो सवाल मतलब मेरे लिए तो आम बात है, मुझे मालूम है बच्चा कितना अकलमंद है, पर कई लोगों ने उसके लिए कमेंट किया कि यार ये पहल तो बहुत होशियार है, बहुत शार्प है, कि मतलब इसने कैसे तुरंत बात को पिक किया कि अगर अभी हवाई जहाज बना ही नहीं तो हवाई जहाज का खिलौना कैसे आ गया पहले, जिसको देख के राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया। तो ये होता तर्क शक्ति, ये मैं तुम्हारे अंदर जागृत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। और एक हमने पढ़ा था लाइबिलिटी की स्पेलिंग देख लेना क्या है, ई आएगा, ये ठीक है ना। चलो कोई नहीं, स्पेलिंग इतने मैटर नहीं करती, ये देख लेना लाइबिलिटी। ठीक है, पहल एसेट और लाइबिलिटी में फर्क क्या होता है? एसेट होता है जिससे हमारे पैसे बचते हैं या फिर हमारी चीजें जो होती है वो नुकसान में नहीं जाती, प्रॉफिट में रहती है या फिर हमारे पास रहती है सेफ। और लाइबिलिटी होती है जो हमारी उल्टा चीजें खाती है, ये नुकसान करती है। बिल्कुल सही। पहल ने बोला कि एसेट वो होता है जो हमें बेनिफिट देता है, जो चीजें हमारे को जो चीजें ग्रोथ करती हैं, जो जिनकी वैल्यू बढ़ती है, जो हमें फायदा करती है, वो होता है एसेट। और लाइबिलिटी जो नुकसान करती है, मतलब तो इसको सरल भाषा में इसका एक डेफिनेशन है, रिच डैड पुअर डैड की एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, उसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जो मैंने तुम्हें समझाया उन्हीं से पढ़ के। उन्होंने जब ये बुक लिखी थी ना, तो पता पहली बार ये बुक फ्लॉप हो गई थी,
क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लोग ना ये मानते हैं कि हम जिन चीज़ों में निवेश कर रहे हैं वो एसेट है। लोग घर को एसेट मानते हैं, लोग मोबाइल को एसेट मान लेते कई बार, कुछ लोग कार को एसेट मानते हैं, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट एफडी जो बैंकों में पैसा रखता है ब्याज आता है उसको एसेट मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो अब इसकी सरल डेफिनेशन क्या है, अपने दिमाग में बिठा लो, जो भी चीज तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी बढ़ाए, ऐड करे तुम्हारी लाइफ में, 1 रुपया बढ़ाए, वो तुम्हारे लिए एसेट है। और अगर हम मेटेरियलिस्टिक चीज से अलग होकर के बात करें तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाए वो एसेट है तुम्हारे लिए। और लाइबिलिटी जो भी चीज घटाए, जो भी चीज तुम्हारा 1 रुपए का नुकसान करे वो लाइबिलिटी है। कोई भी ऐसी बात, विचार जो तुम्हारे दिमाग को नीचे लेके जाए वो तुम्हारे दिमाग के लिए लाइबिलिटी है। अब मुझे बताओ कि लाइबिलिटी वाले कोई 2-3 उदाहरण दो। फोन, हाँ, मोबाइल फोन क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि उसमें हम लोग जब देखो तो लगे रहेंगे। नहीं, और इकोनॉमिकली गाड़ी। नहीं, फोन को पहले एक्सप्लेन करो ना। फोन क्योंकि रिचार्ज कराना पड़ता है, इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है हमें, फोन की वैल्यू डाउन होती है, खराब होने पे ठीक कराना पड़ता है, चार्ज करने पे बिजली भी लगती है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, एसेट नहीं हो सकता ना। 10,000 का फोन कभी 12,000 का तो नहीं होगा, वो तो नीचे ही जाएगा। ठीक है, और एसेट बताओ। एसेट जैसे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, उससे हमारे जो सांस लेने में भी अच्छा रहता है और हम लोग बीमार भी कम और फल भी देता है। हाँ। पेड़ से बड़ा तो एसेट कोई हो ही नहीं सकता, पर हम अगर एक मटेरियलिस्टिक में एसेट की बात कर रहे हैं तो वो एसेट, जैसे मैंने घर के लिए बात करी तो लोग कह रहे हैं कि अरे यार, अभी किसी ने कमेंट किया, क्योंकि मैंने इससे पिछला वीडियो भी घर के ऊपर ही डाला था कि अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर की मौत हो जाए तो वो फैमिली मेंबर अगर के ऊपर डिपेंडेंट लोगों का क्या होगा। अब इस तरह के डकिया लूसी डर के चक्कर में लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रखी है। ऐसे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। फिर तो मैं ये बोलूँ कि जो मर गया था उसके मरने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स को जो घर मिलेगा और तभी वो फैमिली मेंबर के ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़े, वही फैमिली मेंबर जा रहे हैं गाड़ी के नीचे आकर के मर गए सारे, तो उस घर का क्या होगा। ये जो अगर और पर है ना, ये जिंदगी भर हमें डराता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर आप जबरदस्ती के कुछ डर पाल के बैठे हो सकता है वो फैमिली मेंबर ना मरे। और मैंने घर की बात करी है, मैंने पैसा कमाने की बात नहीं करी है। अगर इन लोगों को इतना ही चिंता है तो भाई साहब मौत के डर के लिए घर नहीं खरीदना चाहिए, टर्म प्लान लेना चाहिए इंश्योरेंस का। हिंदुस्तान में सबसे कम टर्म प्लान बिकते हैं। टर्म प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस होता है कि जिसको लेने के लिए बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं, पर वो अगर आप जिंदगी भर आप नहीं मरे तो आपको कभी पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं अच्छा ऐसा इंश्योरेंस क्यों ले जिसमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, हम तो नहीं ले रहे, इसलिए टर्म प्लान। अगर आपको अपने परिवार की चिंता है तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। जब मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी जा रहा था तो मैंने 50 लाख का टर्म प्लान लिया था कि अगर मैं रास्ते में मर जाता तो तुम्हारे को 50 लाख रुपए मिल जाता। अब तुम 50 लाख का घर खरीदो या उसका जो मर्जी करो, पर मैंने तुम्हें बताया था 50 लाख रुपए आएगा तो उसका घर मत खरीदना, क्योंकि घर का रिटर्न आपको 8-10% से ज्यादा नहीं मिलेगा और किराए पे दोगे तो 0.25% से ज्यादा नहीं मिलेगा। उस 50 लाख रुपए को निवेश करना, ब्लू चिप कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करना, और एक ही जगह पे सारा पैसा मत लगाना, थोड़ा पैसा प्रॉपर्टी में लगाना, थोड़ा गोल्ड में लगाना, थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगाना, ब्लू चिप कंपनियों में लगाना, ताकि सेफ रहे। ब्लू चिप कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनियां वो होती हैं जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनियां होती है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी वगैरह इस तरह की जो मतलब बंद नहीं हो सकती। अब एसबीआई बैंक कभी बंद नहीं होगा, है ना। आईसीआईसी बैंक है, चलो वो तो फिर भी बाहर का है। एसबीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, टाटा हो गई, रिलायंस हो गई, ये कंपनी अब कहाँ बंद होने रही, 5-10 पीढ़ियों तक चलेंगी, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ना कि अगर क्या हुआ, चल रहा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा। तो ये समझ लो कि ये जो है ना कि अगर इसकी मौत हो गई तो ये हो जाएगा, उसकी मौत हो गई तो उसके लिए घर नहीं खरीदना, उसके लिए घर से ज्यादा रिटर्न देने वाला टर्म प्लान खरीदो। और घर, मेरे को घर खरीदने से प्रॉब्लम नहीं है। घर अगर आप निवेश के हिसाब से खरीद रहे हो तो प्रॉपर्टी खरीदना सबसे बेवकूफ़ी वाला सौदा है, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। अब ये मान लो हमें 5 लाख रुपए की जरूरत है, हमने कितने काम ऐसे नहीं किए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, पर अब मैं क्या वो जाके बोलूंगा कि यार मेरे ये घर का बाथरूम खरीद के मुझे 5 लाख दे दो, फिर मैं बोलूंगा कि मेरा ये कमरे का आधा कमरा खरीद लो, वो तो पूरा ही बिकेगा ना। अब मुझे जरूरत है 5 लाख की या 3 लाख की, अपने को जो यहाँ पे एक अपने सोचा था एक हम लोग एक अक्लमंद लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे, उसके लिए 2-3 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैं अपने वो 60-70 लाख के फ्लैट को थोड़ी बेचने चले जाऊंगा।
और वो 60-70 लाख का फ्लैट मैं सोचूं कि मैंने तो बहुत कम का खरीदा था, जो कई गुना बढ़ गया, वो मेरी लाइफ के 15 साल खा गया। मैं आज भी हैरान होता हूँ, मेरा गलत फैसला था, मैं 17 साल तक एक ही जमीन पे चिपका रहा। कहाँ रहते थे याद है ना? अगर पीछे कभी तुम्हें गोलगप्पे भी खाने भी जाना पड़ता था तो कितना जाम लगता था, रिक्शे से जाते थे तो भी जाम लगता था। आज देखो तुम कहाँ बैठे हो। कभी तुमने सोचा था कि तुम गोवा के अंदर नदी के किनारे बैठ करके तुम होम स्कूलिंग की क्लास लोगे? इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। देखो उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते जो लोगों ने मान ही रखा है कि सर्टिफिकेट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तुम टैलेंट, तुम्हें जिंदगी में कुछ और कुछ भी मत बनो, कुछ भी मत बनो, पर अक्लमंद जरूर बनना। हम क्या कहते हैं, कुछ बनो या ना बनो पर अक्लमंद जरूर बनो। और अक्लमंद कैसे बना जाता है? दिमाग को खोल के, सिक्के के दोनों पहलू को चेक करना, कभी भी बायस नहीं होना। कोई भी तुम्हारी बुराई करे उसे नाराज नहीं होना, ये सोचना कि उसने बुराई किस आधार पे करी, क्या पता सच में उसने आपको सही क्रिटिसाइज किया हो, है ना। एक बात पे अड़े मत रहना। मैं आज जो भी चीज बता रहा हूँ वो अभी तक के लिए सही है। हो सकता है कल को मुझे मालूम पड़े कि मेरी ये बात गलत है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ मेरे को गलत मालूम था, मैंने तुम्हें गलत सिखाया। इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना, हर समय अपने आप को सही साबित करने के लिए अड़ना नहीं। अड़ियल और जिद्दी मत बनना है कि अड़ गए कि नहीं हमने जो बोला वही सही है। कोई बोले कि आपका प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है तो क्या कहोगे? होंगे अच्छे, हमने भी सुना है अच्छे होंगे। हमें हमारा निजी अनुभव नहीं है ना, हमने उनकी पर्सनल हिस्ट्री तो नहीं देखी ना। तो कुछ भी चीजों को श्योर शॉट मत मानना, ठीक है ना। तो हमने ये ESBI एसेट लायबिलिटी, ठीक है, हमने कम से कम होम स्कूलिंग की कितनी 30 से ऊपर क्लासें ले ली हैं, ठीक है ना। और सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। कुछ एक दो क्लासों का जिक्र करो। माओ जेडोंग वाली क्लास तो हमने वहाँ पे ली थी। माओ जेडोंग वाली जो मैंने होम स्कूलिंग की क्लास ली थी, जो मैंने तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, उस स्टोरी के तहत तुम्हें क्या मालूम पड़ता है? ये मालूम पड़ा कि चाइना जो है उसने बर्ड्स को क्यों मारा। हाँ, वो जो द ग्रेट स्पैरो कैंपेन, तुमने उसका होमवर्क नहीं किया है। और क्या था अभी देखो, तुम क्या है ना, तुम एक ऐसी जगह पे आए हो, ये कच्ची जमीन और उपजाऊ जमीन है। अब तुम्हें थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में सीखना है। एग्रीकल्चर मतलब ये पेड़ पौधे, खेती बाड़ी, पेड़ लगाना, ये सब एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। जो संजय अंकल आए थे ना, तो वो हमें गाइड करेंगे, उनका वही काम है। वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, केचुए से ये जो सूखे पत्ते गिरे हैं, हम इनको, ये लोग जलाते हैं, हम इनको कैरी बैग देंगे और बोलेंगे आप जलाओ मत, हमें दो। हम उनको ग्राइंडर बनाएंगे और उससे उसको बारीक बारीक वो करेंगे और उसमें केचुए डालेंगे, तो वो केचुए उसको खा जाते हैं। खाने के बाद वो जो कन्वर्ट हो जाती है वो पेड़ पौधे के पत्ते वर्मी कंपोस्ट, वो ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं उसको, वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे कि आप ये अपने प्लांट्स में भी डालो और अनजान जमीनों पे भी डालो, ताकि धरती उपजाऊ हो, पेड़ पौधों को बेनिफिट मिले। एक तो हमने ये काम करना है। दूसरा, अभी अपने पास जब थोड़े से पैसे आएंगे तो हमने क्या करना है, हमने एक कैंप लाके छत पर या कहीं पर लगाना है, डबल टेंट, ताकि जो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं वो भी बहुत समझदार लोग हैं, तो वो 2-3 घंटे में हम उनसे कुछ सीख नहीं पा रहे, ठीक है। वो तो हमारे वीडियो के माध्यम से सीख लेंगे और हमसे मिल भी लिए, पर हम उनसे प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे। तो मैंने सोचा है कि हम उसमें उन लोगों को अपने यहाँ एक दिन ठहराएंगे। उसमें क्या है, कंफर्टेबल बात होगी, हमारा भी नॉलेज अपग्रेड। नॉलेज कैसे अपग्रेड होती है, एक बात समझ लो, नए लोगों से मिलना, हर चीज को ऑब्जर्व करना। और मालूम है जब तुम ये करोगे ना, तो पैसा तुम्हारे पास धक्के खाएगा, मतलब, और तुम कहोगे यार ठीक है यार, हमारे को जितनी जरूरत है मेरे पास उतने पैसे, हमें फालतू पैसा नहीं चाहिए, और फालतू पैसा फिर भी धक्के खा रहा होगा तुम्हारे पास। जो लोग, अगर तुम अक्लमंद हो ना, तो वो बेवकूफ अमीर लोग तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारे सर्कल में आना चाहेंगे, तुम्हें अपने सर्कल में रखना चाहेंगे कि यार कि, क्योंकि हर आदमी अक्लमंदी की कदर करता है, ठीक है। तो अक्लमंद बनो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं कमाना। हमने क्या बोला था, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्यों नहीं बनना है, क्योंकि ये बंदिशों वाला काम है, गुलामी है, ये अपनी गुलामी है, ये दूसरे की गुलामी है। पर कब
कब करना है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कब बनना है? शुरुआत के समय में। अगर मान लो कोई चीज सीखनी है तो तुम नौकरी करके उसको सीख सकते हो बेहतर तरीके से, मतलब एज ए लर्निंग पीरियड, एज ए लर्निंग तुम एम्प्लॉय बन सकते हो, ठीक है। एज ए एक्सपेरिमेंट तुम सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हो, पर ओवरऑल तुम्हारा गोल जो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने का ही होगा। एसेट लाइबिलिटी में अपने बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट है जो एसेट है? हमारा दिमाग। हमारा ये 20% जो एरिया है ऊपर का, ये हमारा एसेट है। लाइबिलिटी क्या है? पेट, जबान। नीचे चले गया। अब वो ट्राइपॉड ही ऐसा है ना, वो टेप लगा रखी, वो टेप से गम छूट गई, उसको नीचे से सेलो टेप को दबा दे, शायद थोड़ा सा उस पर रुक जाइए। हाँ, ऐसे दबा के देख। चल अब कंप्लीट ही करना है। कितनी देर की होगी क्लास? 20 मिनट की होगी बस। अभी इतना, ये इसका ना कुछ परमानेंट जुगाड़ करूँगा मैं। ट्राइपॉड ये ना सेलो टेप से फिसल के नीचे चले जाता बार बार। अभी ठीक है फ्रेंड? ठीक है ना। तो अपनी बॉडी में एक पेरेटो प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो की पूरी स्टोरी बताने के बाद ये प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करूंगा। फिर इसमें भी आगे लोगों ने ऐड ऑन किया है 80-20, 70-30, 60-40 भी किया है, ठीक है। 80-20 प्रिंसिपल ये होता है कि 20% चीज हमारे 80% काम आती है, और 80% चीजें ऐसी होती हैं जो 20% काम आती है। जिसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े तो है नहीं, क्योंकि हम तो थोड़े बहुत ही लाए थे, तो जो भी कपड़े हैं कम होने के बावजूद अगर तुम चेक करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि 20% कपड़े तुम 80% टाइम पहनते हो, यूज करते हो, और 80% कपड़े ऐसे जो सिर्फ 20% पहने जाते हैं। और ये जो भी कोई वीडियो देख रहा है, वो कोई भी अपनी अलमारी खोल ले, उसमें से वो अपने कपड़े को देखेगा तो 20% कपड़े ऐसे होंगे जो वो 80% यूज करते हैं, और 80% कपड़े ऐसे होंगे जो 20% यूज किए जाते हैं शादी ब्याहों में, कभी खास। हमने ये क्लास में बताया था, इसको बताया था ना। ऐसे ही कोई लेडीज है, वो अपने किचन में जाए तो उसको मालूम पड़ेगा कि 20% बर्तन, यार मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये सही नहीं लिख पा रहा, 20% जो उसके बर्तन होंगे वो 80% यूज करती हैं जो लेडीज होती है, और 80% बर्तन ऐसे होते हैं रसोई के अंदर जो सिर्फ 20% यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिनर सेट। तुम अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली में जाओगे, अमीरों का तो मुझे मालूम नहीं, पर उनके घर में जो डिनर सेट होते हैं ना, जो गिफ्ट आते हैं या शादी ब्याह में आते हैं महंगे, वो कभी भी उसमें खाना नहीं खाते, वो रखे जाते हैं। कोई मेहमान आएगा तो, फूफा जीजा दामाद कोई आएगा तो उसके लिए निकलते, तुम्हें वो तभी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं, 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर का जो पार्ट है 20%, मतलब हमारा जो ऊपर का पार्ट है, फेस, दिमाग, ये जो है ये हमारे को 80% नॉलेज देता है, 80% हमारे काम आता है, ठीक है। और बॉडी का जो 80% हिस्सा है वो हमारे सिर्फ 20% ही हमारी ग्रोथ में रोल अदा करता है, ठीक है। इसमें से लाइबिलिटी कौन सी होती है? हमारा पेट और जबान हमारी लाइबिलिटी है, और जबान एसेट भी बन सकती है। अगर आप कोई अगर स्टोरी टेलर है तो उसकी जबान एसेट बन गई, और कोई अगर गालियां दे रहा है, पर आजकल तो खैर गालियां देने वालों की भी तो एसेट बन गई है। कई यूट्यूबर है ना जो गालियां दे दे करके बड़े यूट्यूबर बन गए, तो उनकी तो जबान है, खराब जबान भी उनका एसेट बन गई, ठीक है। पर हमें नेगेटिव वे में नहीं जाना। पापा, वैसे देखा जाए तो दिमाग जो है वो भी तो एक टाइप का लायबिलिटी हो सकता है। कैसे? क्योंकि दिमाग जो है उसे जितना मर्जी अपग्रेड कर लो वो रुकता नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रोथ। इसको देखो, ये अक्लमंद लोगों के दिमाग नहीं रुकते, मूर्खों के तो रुक गए। जो 3 बार हंसने वाले लोग हैं उनके दिमाग तो रुक गए। वो क्यों रुक गए? क्योंकि उनको लगा कि हमने कॉलेज कर लिया, हमने डिग्री हासिल कर ली, A4 साइज का कागज आ गया, उसके बाद वो कभी कोई किताब नहीं पढ़ते, हर सैटरडे संडे मूवी देखते हैं। सुकरात ने 2500 साल पहले बोल दिया था कि अगर किसी समाज की तरक्की करनी है तो आपको उस राज्य से, उस समय देश का मतलब राज्य को, इतिहास के अंदर तुम्हें बताया था मैंने कि देश को राज्य कह के बोला जाता है, तो उसने सुकरात ने 2500 साल पहले कह दिया था कि अगर आपको एक अच्छे राज्य का, एक अच्छे समाज का गठन करना है तो कवियों को, लेखकों को देश से बाहर निकाल दो। फिर नीचे चले गए, देश से बाहर निकाल दो, क्योंकि वो आपको काल्पनिक दुनिया में लेके जाते। 2500 साल पहले सुकरात ने बोला था। उस समय फिल्में नहीं होती थी, पर आज वो बात फिल्मों के ऊपर लागू होती है, टीवी सीरियल के ऊपर लागू होती है, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं। यूट्यूब पे 20% ही तो कंटेंट है जो तुम्हारे काम आता है, 80% कंटेंट तो इंटरटेनमेंट का है। और इंटरटेनमेंट में से कभी दिमाग, इंटरटेनमेंट से सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है, मजा आता है, पर नॉलेज नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लो कि अक्लमंद लोगों का दिमाग
हमेशा भूखा रहता है, हमेशा भूखा रहेगा। और पर वो पैसा नहीं मांगेगा, वो खाना नहीं मांगेगा, वो नॉलेज मांगेगा, और नॉलेज और नॉलेज। जितनी नॉलेज दोगे फिर उसमें 4 सवाल खड़ा करेगा, फिर उसकी नॉलेज लेगा। अभी मैं जब सुकरात को पढ़ने गया तो मालूम पड़ा प्लेटो है, फिर प्लेटो को पढ़ने गया तो मालूम पड़ा अरस्तु है, अरस्तु को पढ़ने गया तो मालूम पड़ा सिकंदर है, अलेक्जेंडर। ठीक है, ऐसे ही आप जब चाणक्य को पढ़ने गए तो आपको मालूम पड़ा उसी काल में बुद्ध भी हुए थे, बुद्ध को पढ़ने गए तो मालूम पड़ा चाइना में उसी काल में लाओ त्से हुए थे, महावीर हुए थे। ये सब 2500 साल के आसपास के लोग हैं। तो समझ गए। चलो यार, ये ट्राइपॉड तंग कर रहा है। आज की क्लास को यहीं पे हम बंद करते हैं। ठीक है, चलो ओके।